हम अकाउंट्स के चैप्टर 3 पर है, एक्सरसाइजेस सॉल्व कर रहे हैं और इस वीडियो में हम क्वेश्चन 1 सॉल्व करेंगे। आंसर इन वन सेंटेंस। क्वेश्चन 1, आंसर इन वन सेंटेंस। व्हाट इज जर्नल? जर्नल क्या है? जर्नल इज अ बुक that contains a daily record of business transactions and is also called as a book of original entry or primary entry. जर्नल क्या है? ऐसी बुक है जिसमें हम अपने बिजनेस के रोज के रिकॉर्ड्स हम मेंटेन करते हैं। तो इट कंटेन्स अ डेली रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। और हम पहली एंट्री कहाँ पे पास कर रहे हैं? बिजनेस ट्रांजैक्शन की जर्नल में पास करते हैं, इसलिए जर्नल को ओरिजिनल बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री या बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री भी कहा जाता है। तो ऐसा डेफिनेशन आप सिंपल लिख सकते हैं। वर्ड्स इंपॉर्टेंट कौन से जो आने ही चाहिए? इज अ बुक, डेली रिकॉर्ड एंड ऑल्सो कॉल्ड एज बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री और प्राइमरी एंट्री। अभी टेक्स्ट बुक में और भी डेफिनेशन दिए हैं एक्सपर्ट्स के, जैसे एलसी क्रॉपर के है, अ जर्नल इज अ बुक, अगेन यहाँ पे भी आया बुक, employed to classify or sort out transactions in a form convenient for the subsequent entry in the ledger. हम जर्नल एक ऐसी बुक है जिसमें हम ऐसे एंट्री पास करते हैं जिससे आगे जाके हमको लेजर में सब्सिक्वेंट एंट्री जो लेजर में हम पास करते हैं वो पास करना सिंप्लीफाई हो जाए। इसके लिए हम जर्नल में ही क्लासीफाई करते हैं ना, सॉर्ट करते हैं, डेबिट क्या है, क्रेडिट क्या है, कौन सा अकाउंट है, ये सब हम बेसिक क्लासिफिकेशन जर्नल में ही हो जाता है। तो ये इनका डेफिनेशन है। और दूसरा कौन सा है? अकॉर्डिंग टू अ डिक्शनरी फॉर अकाउंटेंट रिटन बाय एरिक कोलेर, इनका डेफिनेशन क्या है? अ जर्नल इज अ बुक, अगेन अ बुक, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ओरिजिनल एंट्री क्यों? पहली एंट्री यहाँ पे जाती है इसलिए। अ जर्नल इज अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री इन विच recorded transaction are not provided for in specialized journals. अभी ये specialized journals क्या होते हैं? Specialized journals मतलब सब्सिडरी बुक्स वगैरह होते हैं जिसमें स्पेसिफिक ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होते हैं। उसके अलावा जो भी ट्रांजैक्शन जनरल ट्रांजैक्शंस होते हैं वो हम जर्नल में एंट्रीज पास करते हैं। तो इनका थोड़ा डेफिनेशन अलग है, जो हम स्पेशल जर्नल में पास नहीं करते वो जर्नल में पास करते, ऐसा उनका डेफिनेशन है। ओके, तो जो भी आपको ठीक लगे, इज अ बुक और ओरिजिनल एंट्री ये वर्ड्स आने चाहिए, इंपॉर्टेंट है। प्राइमरी एंट्री, ओरिजिनल एंट्री, ये वर्ड्स आने चाहिए। कैसा है ना, जर्नल क्या है? अभी आपने इतने सारे जर्नल एंट्रीज पास किए हैं तो आपको जर्नल क्या है पता है, पर क्या होता है क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में और वन सेंटेंस लिखने में एग्जैक्टली लिखना क्या है, कैसे लिखना है, ये भूल जाते हैं। तो कीवर्ड्स याद रखना। ऐसे मत लिखना जर्नल इज अ बुक इन विच जर्नल एंट्रीज आर पास, ऐसा कुछ कुछ भी मत लिखना। थोड़ा लिखो अपने वर्ड्स में लेकिन कीवर्ड्स याद रखना। ओके, then next question, what is narration? Narration is a brief explanation of the journal entry that is written in the bracket and begins with word being. हमने अभी इतने जर्नल एंट्रीज पास की होगी। सपोज फॉर एग्जांपल हम परचेज की एंट्री पास करें, तो कैश में परचेज किया है, परचेज अकाउंट को क्या कहते हैं हम? डेबिट। सपोज 1000 टू कैश अकाउंट, और ऐसा जो हम ब्रैकेट में लिखते हैं, स्टार्ट करते हैं बीइंग, और इसके आगे हम रीजन लिखते हैं कि क्या है ये ट्रांजैक्शन, एग्जैक्टली डिस्क्राइब करते हैं ट्रांजैक्शन को। तो इसका मतलब आगे जाके कभी ये ट्रांजैक्शन देखोगे तो आपको याद आ जाएगा कि ये ट्रांजैक्शन एग्जैक्टली हुआ कैसे था, क्या था। तो परचेज टू कैश मतलब बीइंग परचेस्ड इन कैश, किससे परचेज किया वो भी लिख सकते हैं, फ्रॉम से रोहन। तो आपको ये पता चलेगा हाँ ये कुछ रोहन से परचेज किया था। और भी कुछ परचेज के डिटेल्स है तो वो भी लिख सकते हैं। तो आपने इतने एंट्रीज पास किए तो आपको पता है एग्जैक्टली कि नरेशन होता क्या है, लेकिन डिफाइन करना है तो गड़बड़ हो जाती है, एग्जैक्टली लिखे क्या। तो ये कीवर्ड्स याद में रखना। नरेशन इज अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ द जर्नल एंट्री दैट इज रिटन इन द ब्रैकेट्स एंड बिगिंस विद द वर्ड बीइंग। नरेशन एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन है जिसको हम ब्रैकेट में लिखते हैं और बीइंग वर्ड से स्टार्ट होता है। ओके, तो दिस इज नरेशन। Next is, what is GST? GST means Goods and Service Tax. GST stands for Goods and Service Tax. G for Goods. Goods मतलब जो products वगैरह होते हैं वो। S for Service, जैसे CA की सर्विस है, एडवोकेट की सर्विस है, किसी इंजीनियर की सर्विस है, प्रोफेशनल सर्विस है, तो ये सर्विसेज भी GST में आते हैं। और गुड्स एंड सर्विस के ऊपर जो लगता है वो टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, दिस इज GST।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर जीएसटी वॉज इम्पोज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? जीएसटी कौन से ईयर से स्टार्ट हुआ? जीएसटी 2017 से स्टार्ट हुआ। मजाक में याद रखना है तो खतरा कौन से ईयर से स्टार्ट हो गया? 17 ईयर से स्टार्ट हो गया। ओके, टैक्स को तो हम अच्छा बोल ही नहीं सकते, टैक्स कोई खुशी खुशी भरता नहीं है, लेकिन टैक्स नहीं भरोगे तो फिर इंडिया का, कंट्री का डेवलपमेंट कैसे होगा? बराबर। सो टैक्सेस आर इम्पोर्टेंट। और आप देखोगे तो इसका डेट भी याद रखो, कभी कभी क्वेश्चन में डेट भी पूछ सकते हैं। और इन्होंने ना बीच में, मिडल ऑफ द ईयर में ही जीएसटी इंट्रोड्यूस किया है। जनरली कैसे हम कैलेंडर ईयर मतलब जनवरी से या अप्रैल, जनरली फाइनेंशियल ईयर के स्टार्ट से कुछ चीज़ें स्टार्ट होती है, लेकिन ये जुलाई से स्टार्ट हुआ है, 1 जुलाई से स्टार्ट हो गया है, तो इतना याद रखना। ओके, सो द आंसर इज 1 जुलाई 2017। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 5, व्हाट इज मेंट बाय सिंपल एंट्री? इन अ सिंपल एंट्री ओनली two accounts are affected. One account is debited and the other account is credited. मतलब ऐसे जो सिंपल एंट्री, जैसे ऊपर हमने पास की थी, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो इसमें क्या हुआ है, एक डेबिट है और एक क्रेडिट है, करेक्ट? तो जिसमें सिर्फ दो अकाउंट्स होते हैं, एक अकाउंट डेबिट होता है और एक अकाउंट क्रेडिट होता है, इसको हम, ऐसे एंट्रीज को हम सिंपल एंट्री बोलेंगे। तो कंबाइंड एंट्री क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंबाइंड एंट्री? इसमें क्या होता है, जनरली एक डेबिट हो सकता है और बहुत सारे क्रेडिट्स हो सकते हैं, 2 3 4 ऐसे क्रेडिट्स हो सकते हैं, या बहुत सारे डेबिट्स हो सकते हैं और एक क्रेडिट हो सकता है, या बहुत सारे डेबिट और बहुत सारे क्रेडिट्स हो सकते हैं। ऐसे भी एंट्रीज पास हो सकते हैं। जैसे हम डिस्काउंट की एंट्री पास करते हैं, बराबर। हमने पेमेंट किया किसी को, मिस्टर सुरेश, सुरेश को हमने कैश दिया, क्योंकि उससे हमने कुछ तो परचेज किया था, कैश दिया, लेकिन कैश हमने सिर्फ 900 रुपये दिया। देना कितना था उसको? 1000 रुपीज़ देना था, लेकिन हमने उसको सिर्फ 900 रुपीज़ दिया, तो हम लोग को डिस्काउंट कितने का मिला? 100 रुपीज़ का। सो यहाँ पे क्या हुआ है, दो क्रेडिट्स हो गए, करेक्ट? तो ऐसे ही अभी ये डिस्काउंट हम लोग को रिसीव हुआ है, ये इनकम है। अगर हम किसी को डिस्काउंट दे रहे हैं, उसमें दो डेबिट्स बनेंगे और एक क्रेडिट होगा, करेक्ट? तो वो एक डिस्काउंट का एग्जाम्पल हो गया। हम जीएसटी का जो टैक्स है उसकी भी एंट्री परचेस या सेल के साथ पास करते हैं, तो वो भी एक कंबाइंड एंट्री हो जाती है। कंबाइंड एंट्री को ही हम दूसरे टर्म्स में कंपाउंड एंट्री बोलते हैं, करेक्ट? और कभी कभी ऐसे भी हो सकता है, डेबिट्स भी बहुत सारे हैं और क्रेडिट्स भी बहुत सारे हैं। ओके, देन 7th क्वेश्चन, विच अकाउंट इज डेबिटेड व्हेन रेंट इज पेड बाय डेबिट कार्ड? अभी रेंट इज पेड बाय डेबिट कार्ड, इस ट्रांजैक्शन का एनालिसिस करो। रेंट, रेंट क्या है? रेंट ये एक्सपेंस है, और एक्सपेंसेस को हम क्या करते हैं? एक्सपेंसेस को हम डेबिट करते हैं, डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इस रूल से, नॉमिनल अकाउंट का रूल है ना, उस हिसाब से। और डेबिट कार्ड से पेमेंट हुई है, डेबिट कार्ड मतलब बैंक से पेमेंट हुई है, बराबर ना? डेबिट कार्ड हम यूज नहीं कर सकते अगर बैंक में अकाउंट नहीं है, तो बैंक में जो बैलेंस होता है वही हम डेबिट कार्ड यूज करके यूज करते हैं ना, वैसे। तो बैंक अकाउंट इज व्हाट? बैंक इज अ पर्सनल अकाउंट, भले रियल पर्सन नहीं है, इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, पर ये पर्सनल अकाउंट है। तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? बैंक से पे किया है तो बैंक ने पैसे दिए है ना, तो बैंक इज गिवर ऑफ बेनिफिट, और गिवर को हम क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। ओके, और यहाँ पे पूछा क्या है? विच अकाउंट इज डेबिटेड? डेबिटेड कौन सा है? रेंट अकाउंट। सो द आंसर इज रेंट अकाउंट इज डेबिटेड when rent is paid by the debit card. Okay, the next question is which discount is not recorded in the books of account? अभी डिस्काउंट दो टाइप के हैं। पहला क्या होता है, जनरली हम ट्रांजैक्शन करते हैं, परचेस या सेल का ट्रांजैक्शन करते हैं, तब जब ट्रांजैक्शन में उसकी कुछ लिस्ट वैल्यू होती है, लिस्ट वैल्यू उसकी रहेगी गुड्स की सपोज 10,000, लेकिन हमें डिस्काउंट में, हम कुछ बल्क ले रहे हैं वगैरह, तो हमें डिस्काउंट मिलता है। कौन सा डिस्काउंट मिलता है? ट्रेड डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट मिला सपोज हम लोग को 4,000, तो एक्चुअल ट्रांजैक्शन कितने का हुआ? सेल या परचेज जो भी हम कर रहे हैं उसमें ट्रांजैक्शन वैल्यू क्या है? 6,000। तो हम अपने बुक्स में 6,000 की एंट्री पास करेंगे। जिस प्राइस का डील हुआ है वही प्राइस हम अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। तो इसका मतलब क्या? ट्रेड डिस्काउंट हम अपनी बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं करते।
और इसके ऊपर हमें ना पेमेंट के लिए, टाइमली पेमेंट के लिए कैश डिस्काउंट मिलता है। से आपने अभी के अभी पे किया तो, या आपने स्पेसिफिक डेज में कुछ पेमेंट किया, टू गेट अर्ली पेमेंट, पैसा अटकता है तो ऐसी इंडस्ट्रीज जिसमें पैसा अटकता है वो लोग कैश डिस्काउंट देते हैं सो दैट लोग झट से पेमेंट करें। तो अगर झट से पेमेंट करोगे तो 600 रुपीज़ और 10% और डिस्काउंट मिलेगा, तो दैट विल बी आर कैश डिस्काउंट। तो हम बुक्स में 6000 रिकॉर्ड करते हैं, इस बंदे का अकाउंट क्लियर करने के लिए हम लोग को कैश डिस्काउंट भी रिकॉर्ड करना पड़ेगा ना, क्योंकि हम एक्चुअल में उसको कितना पे करेंगे, 5400। सपोज वी आर परचेसिंग, तो हम अपने परचेस को रिकॉर्ड कितने में करेंगे, 6000 को, और जिसने सेल किया है उसको हम पेमेंट कितने का करेंगे, 5400। जो ये डिफरेंस अमाउंट है वो हम लोग को रिकॉर्ड करना पड़ेगा ना डिस्काउंट करके, तो ही अपने बुक्स क्लियर होंगे, तो ही अपना 6000 का अकाउंट क्लियर होगा, करेक्ट। तो विच डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड, ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड एंड कैश डिस्काउंट इज ऑलवेज रिकॉर्डेड। ओके, सो यहाँ पे आंसर ट्रेड डिस्काउंट नॉट रिकॉर्डेड में। नेक्स्ट, in which order monthly transactions are recorded in a journal? Journal is a book in which the business transactions are first recorded in a chronological order. Chronological मतलब डेट वाइज, इन द ऑर्डर इन विच दे टेक प्लेस। जैसे जैसे ट्रांजैक्शंस होते जाते हैं वैसे वैसे हम एंट्रीज पास करते हैं। स्कूल में हम लोग को हिस्ट्री में क्वेश्चन था, अरेंज द इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। पहले क्या हुआ, पहले ब्रिटिश आए, फिर उन्होंने लगान लिया, लगान लगाना शुरू किया, फिर वो अपनी क्रिकेट की मैच हो गई, दुगना लगान जीते, फिर लगान माफ हो गया, वेव हो गया, बराबर। तो ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है। कौन सा ऑर्डर पहले था, पहले ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया। तो जैसे हम लोग डेट वाइज, आज का ट्रांजैक्शन पहला, फिर नेक्स्ट डे का, फिर उसके नेक्स्ट डे का, कुछ नहीं रहेगा तो कुछ नहीं, फिर नेक्स्ट डे का, ऐसे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं और इसको बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ये वर्ड याद में नहीं रह रहा है तो एटलीस्ट ऐसा लिखो, आर रिकॉर्डेड डेट वाइज इन द ऑर्डर इन विच दे टेक प्लेस। ये भी लिखोगे तो मार्क्स मिलेंगे। एंड द लास्ट वन, विच अकाउंट इज क्रेडिटेड व्हेन गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट। अभी गुड्स जब क्रेडिट पर सेल हो रहा है तब क्या हो रहा है, गुड्स का क्या हो रहा है, सेल्स हो रहा है ना। सेल्स क्या है, सेल्स ये इनकम है, और इनकम को हम क्या करते हैं, नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से हम इनकम्स और गेन्स को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। और गुड्स हमने क्रेडिट पर सेल किए, तो हम जिसको सेल कर रहे हैं वो हमारा क्या है, सन्ड्री डेटर है। डेटर नाम तो दिया नहीं तो हम सन्ड्री डेटर लिखेंगे। और सन्ड्री डेटर क्या है, एक पर्सन है और इसको हमने गुड्स दिए हैं क्रेडिट पर, तो ही इज अ रिसीवर ऑफ बेनिफिट। और रिसीवर ऑफ बेनिफिट को क्या करते हैं, हम डेबिट करते हैं, करेक्ट। तो ये ट्रांजैक्शन का एनालिसिस हुआ। पूछा क्या है, विच अकाउंट इज क्रेडिटेड, तो सेल्स अकाउंट इज क्रेडिटेड, करेक्ट। गुड्स अकाउंट मत लिखना। जब सेल्स और परचेस होता है तो हम सेल्स या परचेस लिखते हैं। स्पेसिफिक अकाउंट्स के नाम है, गुड्स आ रहे जा रहे तो हम गुड्स अकाउंट नहीं बनाते, कैसे आ रहे कैसे जा रहे उसके रिलेटेड जो अकाउंट्स है, सेल्स, परचेस, सेल्स रिटर्न, परचेस रिटर्न, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, गुड्स ब्रॉट इन बाय पार्टनर, जो भी है ऐसे सेपरेट हर टाइप के लिए हम अलग अकाउंट बनाते हैं गुड्स के लिए, करेक्ट। तो सिर्फ गुड्स अकाउंट मत लिखना। तो ये हो गए अपने 10 क्वेश्चंस, क्वेश्चन 1 के आंसर इन 1 सेंटेंस। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।